मैं अंडर ऑफिसर रितु रानी RGPG कॉलेज मेरठ 22 यूपी NCC गर्ल्स बटालियन मेरठ। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम है क्षेत्र एवं युद्ध कौशल फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FCBC। तो चलो शुरुआत करते हैं चैप्टर की परिभाषा से। तो पहला प्रश्न यही आता है कि क्षेत्र एवं युद्ध कला जो है वो होता क्या है। तो क्षेत्र एवं युद्ध कला वह कला होती है जो युद्ध के समय उपलब्ध भूमि का समुचित प्रयोग करते हुए किस प्रकार अच्छे युद्ध लड़ा जाए, युद्ध में किस प्रकार अच्छी परफॉर्मेंस दी जाए उपलब्ध भूमि का प्रयोग करते हुए। अब सेकंड टॉपिक आता है कि क्षेत्र कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए एक सैनिक या फिर कैडेट में कौन कौन से गुण हैं जो अवश्य ही होने चाहिए। तो सबसे पहले आता है शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता, आपको हथियार का ज्ञान होना चाहिए। देखो, शारीरिक और मानसिक योग्यता दो ऐसे गुण हैं जो प्रत्येक NCC में या फिर आप आर्मी के किसी भी कार्य करेंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे जहाँ ये दोनों आपके अवश्य ही होने ही चाहिए। तो मानसिक योग्यता और शारीरिक योग्यता सभी में आते हैं, तो इसमें भी होंगे। शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता, आपको शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए, आप अनुशासन में होने चाहिए, आपको भूमि अध्ययन होना चाहिए, आपकी दृष्टि बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये अगर कुछ गुण हैं जो आपके अंदर होंगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे अपने युद्ध लड़ते समय। तो अभी हमने दो चीज़ें देखी, एक क्षेत्र एवं युद्ध कला की परिभाषा देखी और एक कौन कौन से गुण हैं जो हमें अवश्य ही होने चाहिए, एक हमने वो देखा। तो थर्ड टॉपिक पर अब हम आते हैं और जो थर्ड टॉपिक इसमें है वह है दूरी का अनुमान लगाना। देखो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर खड़े हो, आपका शत्रु दूसरे तरफ खड़ा है, तो उस पर आपको गोली चलाने के लिए या फिर उसे टारगेट करने के लिए, उसे निशाना बनाने के लिए आपको ये अवश्य ही पता होना चाहिए कि वो कितनी दूरी पर है आपसे। तो अगर उसकी दूरी का अनुमान लगाने के लिए आपको 6 विधियाँ दी जाती हैं। वे कौन कौन सी विधियाँ हैं मैं आपको बताती हूँ। अगर आप B सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये आपको इनके नाम अवश्य पता हो, और अगर आप C सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये होती क्या क्या है। तो इसमें टॉपिक है कि दूरी का अनुमान लगाना। सबसे पहली विधि आती है मापक इकाई विधि। देखो, अब मापक इकाई विधि क्या होती है। मापक इकाई विधि में एक मापक लिया जाता है, जैसे 100 गज लिया, 200 गज लिया, 500 गज लिया, उसी के आधार पर हम अपने शत्रु तक की दूरी लगाते हैं। अर्थात मापक इकाई विधि किसी मापक के द्वारा जब हम किसी शत्रु तक की दूरी लगाते हैं मापक के आधार पर, तो मापक इकाई विधि। दूसरी आती है आभास विधि। आभास विधि में कुछ पॉइंट दिए होते हैं जिसमें आपको पहले से ही पता होना चाहिए, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि 200 मीटर पर या फिर 200 गज की दूरी पर एक व्यक्ति कैसा दिखता है, 500 गज की दूरी पर या 500 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति कैसा दिखता है, या फिर 700 गज की दूरी पर, 600 गज की दूरी पर एक व्यक्ति कैसा दिखता है। तो ये इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं बुक में, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो आप आभास लगा सकते हो कि अगर व्यक्ति ऐसा दिख रहा है तो वो इतने मीटर की दूरी पर होगा। तृतीय जो विधि आती है, थर्ड नंबर की जो विधि आती है वो है ब्रैकेटिंग विधि। देखो फ्रेंड्स, ब्रैकेटिंग विधि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है, ये पेपर में पूछी भी जाती है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है कि ब्रैकेटिंग विधि क्या होती है। तो ब्रैकेटिंग विधि होती है जब आप किसी अपने शत्रु तक की, कोई आपको पता है कि वह वहाँ पर है, तो आप कोई चीज़ रखी हुई है वहाँ पर, या फिर उसकी कोई चौकी है, या फिर कोई वहाँ पर बना हुआ है उसका कुछ भी जहाँ पर वो रह रहे हैं, तो वहाँ पर आप उसकी या तो अधिकतम दूरी बना लीजिए और एक न्यूनतम दूरी बना लीजिए। अर्थात अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी का जो औसत होगा वो ही ब्रैकेटिंग विधि होती है। औसत दूरी अर्थात अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी का जो औसत होगा वही आपकी ब्रैकेटिंग विधि होगी। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग भी किया जाता है। फोर्थ नंबर पे आती है सेक्शन औसत विधि। सेक्शन औसत विधि जैसे बताया, सेक्शन अर्थात जितनी भी आपके टोली में सदस्य हैं, औसत उनके द्वारा बताई गई दूरियां, और फिर विधि, इसी विधि का नाम है सेक्शन औसत विधि। ठीक है, आप उन सभी से पूछिए कि आपको क्या लगता है इसकी दूरी कितनी हो सकती है, तो वो सभी आपको बताएंगे। उन्होंने कुछ भी बताया आप उसका औसत बना लीजिए। मानो आपके साथ 10 लोग हैं, 8 लोगों ने 200 गज बताया, तो आप ये बता लीजिए, अनुमान लग गया कि अगर 10 व्यक्ति यहाँ पे 200 गज बता रहे हैं तो ये 200 गज होगी इसकी दूरी। तो औसत लगाया आपने सेक्शन के सभी व्यक्तियों से पूछकर। फिफ्थ नंबर की जो विधि आती है वह है परिचित दूरी विधि। परिचित दूरी विधि क्या होता है कि जहाँ पर आप दूरी का अनुमान लगा रहे हो उसके आसपास कोई ऐसी वस्तु जिसकी दूरी आपको पहले से ही पता हो,
जैसे कोई पुराना पेड़ हो सकता है, मंदिर हो सकता है, कोई पुल हो सकता है, कोई पिलर हो सकता है, या फिर कोई टावर हो सकता है जिसकी दूरी आपको अपने स्थान से पहले ही पता हो। अब वहाँ तक की दूरी आपको पता है, उससे आगे आप अनुमान लगा के पता कर सकते हो कि इसकी शत्रु की दूरी इतनी हो सकती है। 6 नंबर पे आती है आधी दूरी विधि। आधी दूरी जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता होगा। आधी दूरी विधि में होता है कि पहले आप अपने शत्रु की जो भी आपको दूरी का अनुमान लगाना है वहाँ से उसकी आधी दूरी का पता लगा लो। आधी दूरी कितनी है कि मान लिया आपका 200 गज आपकी आधी दूरी है, तो आप फिर 200 गज का डबल कर दीजिए, 400 गज हो गया, तो आपकी पूरी दूरी 400 गज आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे ये ख़त्म होते हैं कि दूरी का अनुमान कैसे लगाया जाता है। ये प्रश्न आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि दूरी का अनुमान 6 विधियों द्वारा लगाया जा सकता है और 6 विधियों के नाम आपको पता होने चाहिए। इसमें अगला टॉपिक है कि दूरी का अनुमान लगाने में त्रुटियाँ। देखो, जब आप दूरी लगाते हो तो कभी कभी आपकी अनुमान लगाते हो आप दूरी का, तो कभी कभी क्या होता है कि दूरी का अनुमान अधिक लग गया। थी वो 60 गज की दूरी, आपने 100 गज बता दिया, आपने 150 गज बता दिया, तो दूरी अधिक हो गई, जिससे आपको गलती हो सकती है। गोली चलाने में आपको गलती हो सकती है, या फिर कोई भी और हथियार आपको चलाने में गलती हो सकती है। कभी कभी हुआ कि दूरी अधिक थी और आपने कम लगा लिया। तो दूरी कम और अधिक क्यों आ जाती है, तो उसके पॉइंट्स बताए गए हैं। दूरी अधिक आंकने के क्या कारण हो सकते हैं। दूरी अधिक आंकने के मैं बता रही हूँ आपको। उचित प्रकाश का ना होना, आगे सूर्य का होना, अर्थात आपके चेहरे के जिधर आप सूर्य अनुमान लगा रहे हैं उधर ही आपका सूर्य है। थर्ड आता है किसी घाटी में से अनुमान लगाना, लेटी हुई अवस्था में अनुमान लगाना, और अपने लक्ष्य की जो आपका लक्ष्य है वो अपनी निकटतम वस्तुओं से छोटा है। जो आपका लक्ष्य है वो अपनी निकटतम वस्तु से छोटा है, अर्थात आपके जो जहाँ पर आपको गोली चलाना है, या फिर आपको कोई भी हथियार जहाँ पर आपको दागना है, मिसाइल आपको दागनी है, या फिर कुछ भी, तो आपको वो छोटी जगह है और आसपास की चीज़ें बड़ी हैं, तो आपकी दूरी ज़्यादा लग गई। इन्हीं चीज़ों को अगर आप उल्टा कर देते हो तो वो होता है कि दूरी कम क्यों आंकी गई। अगर इन्हीं चीज़ों को आप उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पता लगेगा आपको कि दूरी कम क्यों आंकी गई। जैसे लक्ष्य पर प्रकाश अधिक होना, वहाँ पर लक्ष्य पर प्रकाश कम था, यहाँ पर लक्ष्य पर प्रकाश अधिक है। सूर्य दूरी अनुमान लगाने वाले के पीछे होना, अपनी खड़ी हुई अवस्था में अनुमान लगाना, वहाँ पर लेटी हुई अवस्था में था। निकटतम वस्तुओं से जो आपका लक्ष्य है वो निकटतम वस्तुओं से बड़ा है, तो आप दूरी कम अनुमान लगा लेते हो, क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा हो गया, आसपास की वस्तुएं छोटी हो गई। आप इसका एक पैरा याद कर लीजिए, कोई भी एक, या तो कम का याद कर लीजिए कोई, या फिर ज़्यादा का याद कर लीजिए, फिर ये आप उसका उल्टा कर दीजिए, तो आपको दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी। आप दूरी अधिक क्यों अनुमान लग जाती है, आप ये याद कर लीजिए। अगर आप इनको सभी पॉइंट्स को उल्टा कर देंगे तो वो दूरी कम आके जाने के कारण हो सकते हैं। इसमें जो अगला टॉपिक आता है, अगला पॉइंट जो आता है वो होता है आड़ लेना। देखो फ्रेंड्स, हम आड़ क्यों लेते हैं, शत्रु की नज़रों से बचने के लिए आड़ लेते हैं। तो आड़ हमें कैसी होनी चाहिए, हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। और अब जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं उनमें ये संभावना होती है कि ये पूछा जाए, तो आड़ किसे कहते हैं और आड़ में क्या क्या सावधानी बरती जानी चाहिए। तो शत्रु की नज़रों से बचने के लिए हम आड़ लेते हैं। आड़ में क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, आप आसपास की जो आपकी प्राकृतिक वस्तु हैं आप उनसे मिलते जुलते हो, आप उनसे अलग ना दिखें, इसलिए आपको उन पे अपने शरीर पर पत्ती कुछ भी आप लगा सकते हो, या तो आप हरियाली में के पत्ते फूल कुछ भी लगाकर आप अपने आप को ढकें, आप अपने आप को कवर करें, ऐसे बन जाइए जैसे आपके आसपास का पर्यावरण है। अंत में मतलब इस टॉपिक के बाद में आता है, इस टॉपिक के लास्ट में उत्तम छलावरण व छिपाव के सिद्धांत क्या क्या होने चाहिए। सिद्धांत में यही है कि आप अपने आप को अपने प्राकृतिक वस्तुओं के साथ कवर करके रखें, अनावश्यक हरकत ना करें, हरकत धीमी रखें, अपने जो साथी है उससे अपना फासला बना कर रखें, आप शोर ना मचाएं बिल्कुल भी। जंगल में आपकी आवाज़ गूंजती है तो आप पता कर सकते हो, कोई भी जो भी आपको बात करनी है आप संकेतों के माध्यम से बात कीजिए, आप अनावश्यक हरकत ना करें। फिर अगला जो टॉपिक आता है भूमि। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमि कितने प्रकार की होती है, तो आपको आंसर देना है भूमि 6 प्रकार की होती हैं। भूमि 6 प्रकार की होती है, उसके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। समतल भूमि, ऊंची भूमि, नीची भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि, मृत भूमि और ढलावदार भूमि। अर्थात
ऊंची भूमि जो बहुत थोड़ी सी समतल भूमि से ऊंची है, नीची भूमि समतल भूमि से नीची है, समतल भूमि वो होती है जिस पर हम चलते हैं, ढलावदार आप सीधे नीचे आ रहे हो, और मृत भूमि बहुत अंदर गहरा गड्ढा होता है जो आपको छिपाव के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। फिर भूमि के उपयोग कैसे किए जाएं, आप अपनी सावधानी बरतते हुए, अपना छिपाव करते हुए, इसमें बताए गए हैं कि कैसे कैसे आपको भूमि का प्रयोग करना है, ऊंची भूमि का प्रयोग आपको कहाँ करना है, नीची का कहाँ करना है, ढलावदार पे आपको कैसे चलना है। ये हमेशा बातों का आपको ध्यान रखना है, आपको खुद को बचाते हुए शत्रु पर ध्यान रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि कठिन लक्ष्यों की पहचान के संकेत। जब कोई लक्ष्य होता है, आप उसकी पहचान कर रहे हो, आपको उसको पता नहीं चल रहा है कि ये कितनी डिग्री पर है, तो यहाँ पर डिग्री मापने का एक बताया गया है। आप अपने हाथ से ही डिग्री माप सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे डिग्री आप माप सकते हो। आपको अपना हाथ ऐसे रखना है, आपको अंगूठा ऐसे रखना है, और आपको जब ये आपका ये वाला अंगूठा और ये उंगली अगर ऐसे उस जो भी जिस चीज़ की भी आप डिग्री माप रहे हैं, आप उसके सामने ऐसे करें, अपने आंखों के सामने। अगर मित्र से या फिर साथी से आपको बात करनी है तो आप संकेतों में बात करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आपको जो ध्यान में रखनी चाहिए। फिर आता है क्षेत्र संकेत। जब आप युद्ध करने जाते हो तो आप युद्ध किस प्रकार करते हो, आपके जो सीनियर हैं, मोस्ट सीनियर जो होंगे आपके, वो आपको किस प्रकार संकेत देंगे युद्ध करने के लिए। आप एक तरीके से तो नहीं लड़ सकते, वहाँ पे क्या पता कैसी परिस्थितियाँ हो, आपको किस प्रकार लड़ा जाए, कैसी परिस्थितियों में लड़ा जाए। तो बार बार हर चीज़ चेंज करनी पड़ती है, हर बार आपको नए संकेत दिए जाएंगे, आप उन्हीं के अनुसार लड़ाई करोगे। तो संकेत कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो संकेत होते हैं 3 प्रकार के, शस्त्र के द्वारा संकेत, हाथ के द्वारा संकेत और सीटी के द्वारा संकेत। आप 3 प्रकार से संकेत दे सकते हो, जिनमें आपको आता है थंब, दाएं चलो, बाएं चलो, शत्रु आ रहा है, शत्रु पीछे हट रहा है, आप पीछे चले जाओ, फायर करो, फायर किधर करना है। ये सभी आपके हाथ और हथियार और सीटी से दिए जाने वाले संकेत होते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि संकेत देते समय आपको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो वही आते हैं कि इतनी आवाज़ इतनी हो कि आपके सभी सैनिकों तक पहुंच जाए। संकेत बिल्कुल निर्धारित और एक क्रम में दिया जाना चाहिए। आपको एक बिल्कुल पता हो कि हाँ इतने में ही संकेत दिया जा रहा है। एक निश्चित आवाज़ होनी चाहिए, निश्चित शब्द होने चाहिए जब आप संकेत दो। अनावश्यक कुछ भी बातें संकेत के बीच में नहीं करनी चाहिए। जब आपको संकेत मिल रहा है तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक उसे सुने। तो ये संकेत की कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। फिर जो इस पूरे चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है सेक्शन फॉर्मेशन। सेक्शन मतलब जो आपकी टोली है, आपके जितने भी सदस्य हैं, और फॉर्मेशन होता है संरचना। आप जब शत्रु के इलाके में जा रहे हो तो आपकी टोली की कौन सी संरचना होनी चाहिए, वही सेक्शन फॉर्मेशन होता है, जिसमें 6 पोजीशन बताई गई हैं, 6 फॉर्मेशंस होती हैं आपकी कि आप किस प्रकार से चलते हो। जिसमें फर्स्ट आता है सिंगल फाइल फॉर्मेशन। सिंगल फाइल फॉर्मेशन में आपको पूरी एक फाइल में चल रहे होते हो आप, और उसमें आपको प्रत्येक 9 या 10, तो आप देखोगे ये अंगूठा और ये उंगली की जो डिग्री आती है वो 3 डिग्री होती है। आप ये ऐसे करके ऐसे करोगे तो ये 3 डिग्री की आएगी। अब आप अंगूठा हटा दीजिए और आधी मुट्ठी को ऐसे ही रखिए और ये करिए, ऐसे आप मापिए उसे, तो ये आता है 8 डिग्री। ये आता है यहाँ से 8 डिग्री। 8 डिग्री के बाद अपना हाथ पूरा खोल दीजिए, अंगूठा अलग कर दीजिए, हाथ से ऐसे कीजिए, तो ये बस 4 उंगली का जो आता है ये आता है 12 डिग्री का। ऐसे आप करोगे तो ये 12 डिग्री होता है। यस, और आप अगर पूरा हाथ ऐसे कर देते हो अंगूठे से लेकर और इस उंगली तक, तो आपको आ जाता है 19 डिग्री। तो आप अपने हाथ से डिग्री माप सकते हो। ये बताया गया है 3 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री और 19 डिग्री। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो होता है फायर के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है फायर कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपको बता दूं, फायर होती है 2 प्रकार की, सकेंद्रीय फायर और वितरित फायर। सकेंद्रीय फायर क्या होता है, जब आपको एक निशान, एक पॉइंट पता हो कि हाँ मुझे यहीं फायर करना है, तो वो सकेंद्रीय फायर होती है कि मुझे इसी बिल्डिंग पर और यहाँ फायर करना है, एक केंद्र आपको पता हो। वितरित फायर क्या होती है, आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया होता है, आपको उसमें दिया जाता है इस पूरे एरिया में फायर करनी है, आप इस पूरे एरिया में कहीं भी फायर करें। वितरित फायर है कि आप इधर से उधर फायर बस चलाते रहें, जिसे आर्क ऑफ फायर भी बोला जाता है। आपके पास बिंदु ओ है, यहाँ पर बिंदु ए है, बी है, अगर आप ओ से ए और बी के बीच में आपको फायर करना है तो उसे आर्क ऑफ फायर भी बोला जाता है। फायर नियंत्रण आदेशों के प्रकार, ये फायर के अंदर ही आता है टॉपिक।
इसमें आपको प्रयोग करना हो इसका आपको ध्यान रखना होता है कि मौका मिलने पर फायर करें। एक नियंत्रण फायर होता है कि पहले से ही आपको सब कुछ पता है कैसे फायर किया जाता है। तैयारी के साथ फायर होता है, उसे कहते हैं तैयारी के साथ फायर। पहले से आप तैयार हो कि हाँ मुझे यहाँ पर इस समय ऐसे फायर करना है। एक होता है मौका मिलने पर फायर करना होता है कि आपको शत्रु को आप फायर कर रहा है और आपको इधर से मौका मिलता है तो आप फायर कर दें। तीसरा होता है ब्रीफ फायर। चौथा होता है आपका पूरा फायर। पूरा फायर मतलब खोल दीजिए, लगातार आप फायर करते रहें। ये फायर पोजीशन के चुनाव में रखनी जाने वाली जानकारियाँ देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक पूरा साज सामान लेकर जाते हो अपने साथ शत्रु पर हमला करने के लिए, तो आप फायर ऐसी जगह से करो कि अगर शत्रु की संख्या अधिक संख्या में है शत्रु, तो आप वहाँ से वापस अपने सामान को लेकर आ सको। आपको ऐसी जगह से फायर करनी है जहाँ से आप वापस अपने सामान को लेकर आ सको। ऐसा ना हो कि आप बीच में खड़े होकर फायर कर रहे हो तो शत्रु आपको मार देगा। आपको अपने हथियार और स्वयं का दोनों का बचाव करते हुए फायर करना है। आपको क्या क्या फायर में ध्यान रखने वाली बातें हैं वो यहाँ बताई गई हैं। फिर आती है नेक्स्ट टॉपिक आपका चालें। देखो, जब आप युद्ध करने जाते हो ऐसा नहीं आप कुछ निश्चित चालों में चलते हो। ऐसा नहीं है कि आप भागे फिरो इधर उधर। तो आपको कुछ चालें बताई जाती हैं जो आपको निश्चित रूप से वही चलनी होती हैं अपने शरीर का और अपने हथियार का ध्यान रखते हुए। तो दो तरह की चालें बताई गई हैं। एक बताई गई शस्त्र सहित चालें, एक बताई गई हैं शस्त्र रहित चालें। तो जो शस्त्र रहित चालें हैं मैं आपको वो बताती हूँ। बंदर की चाल, चीते की चाल, प्रेत की चाल और बिल्ली की चाल, बिल्ली के बच्चे की चाल और सामान्य रूप से चाल और लुढ़कना, ये शस्त्र रहित चालें हैं। अब आता है शस्त्र सहित चालें। प्रेत की चाल, बंदर की चाल, चीते की चाल, लुढ़कना और सामान्य रूप से चलना। सामान्य रूप से चलना क्या होता है? जो आप अपने हथियार को सामान्य रूप से अपने शरीर से चिपका कर चलते हो। आपको चलते समय एक बात जो है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमेशा याद रखनी चाहिए आपको, कि आप अपने हथियार को हमेशा चालू पोजीशन में रखें। आप कोई सी भी चाल चल रहे हो, आप अपने हथियार को चालू पोजीशन में रखें, जिससे आपको अगर लगता है कि शत्रु हमला करेगा तो आप उस पर तुरंत हमला कर सकें। चालें चलते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ एक अलग टॉपिक आता है इसमें। उसमें आपको ये है कि आप अनावश्यक हरकत बिल्कुल ना करें, शोर ना करें, अपने साथी से दूरी बना कर रखें और चलते समय बार बार रुक कर देखें कि कहीं आसपास कोई शत्रु तो नहीं है। और अब अगर मित्र से या फिर साथी से आपको बात करनी है तो आप संकेतों में बात करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आपको जो ध्यान में रखनी चाहिए। फिर आता है क्षेत्र संकेत। जब आप युद्ध करने जाते हो तो आप युद्ध किस प्रकार करते हो? आपके जो सीनियर हैं, मोस्ट सीनियर जो होंगे आपके, वो आपको किस प्रकार संकेत देंगे युद्ध करने के लिए। आप एक तरीके से तो नहीं लड़ सकते, वहाँ पे क्या पता कैसी परिस्थितियाँ हो, आपको किस प्रकार लड़ा जाए, कैसी परिस्थितियों में लड़ा जाए। तो बार बार हर चीज़ चेंज करनी पड़ती है। हर बार आपको नए संकेत दिए जाएंगे, आप उन्हीं के अनुसार लड़ाई करोगे। तो संकेत कितने प्रकार के होते हैं ये प्रश्न पूछा जाता है। तो संकेत होते हैं 3 प्रकार के। शस्त्र के द्वारा संकेत, हाथ के द्वारा संकेत और सीटी के द्वारा संकेत। आप 3 प्रकार से संकेत दे सकते हो, जिनमें आपका आता है थंब, दाएं चलो, बाएं चलो, शत्रु आ रहा है, शत्रु पीछे हट रहा है, आप पीछे चले जाओ, फायर करो, फायर किधर करना है। ये सभी आपके हाथ और हथियार और सीटी से दिए जाने वाले संकेत होते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि संकेत देते समय आपको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो वही आते हैं कि इतनी आवाज़ इतनी हो कि आपके सभी सैनिकों तक पहुंच जाए। संकेत बिल्कुल निर्धारित और एक क्रम में दिया जाना चाहिए। आपको एक बिल्कुल पता हो कि हाँ इतने में ही संकेत दिया जा रहा है। एक निश्चित आवाज़ होनी चाहिए, निश्चित शब्द होने चाहिए जब आप संकेत दो। अनावश्यक कुछ भी बातें संकेत के बीच में नहीं करनी चाहिए। जब आपको संकेत मिल रहा है तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक उसे सुने। तो ये संकेत की कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। फिर जो इस पूरे चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है सेक्शन फॉर्मेशन। सेक्शन मतलब जो आपकी टोली है, आपके जितने भी सदस्य हैं, और फॉर्मेशन होता है संरचना। आप जब शत्रु के इलाके में जा रहे हो तो आपकी टोली की कौन सी संरचना होनी चाहिए, वही सेक्शन फॉर्मेशन होता है, जिसमें 6 पोजीशन बताई गई हैं, 6 फॉर्मेशन होती हैं आपकी कि आप किस प्रकार से चलते हो। जिसमें फर्स्ट आता है सिंगल फाइल फॉर्मेशन। सिंगल फाइल फॉर्मेशन में आपको पूरी एक फाइल में चल रहे होते हो आप, और उसमें आपको प्रत्येक 9 या 10 के, ऐसा तो नहीं आप 10 के 10 लोग एक साथ जा रहे हो, आपके अंदर आपके साथी के साथ ही आपका फासला
निश्चित होना चाहिए जिसमें आप चलते हो। हरकत, अनावश्यक हरकत बिल्कुल ना करें। बनावट आपकी ऐसी हो जैसे आपके चारों तरफ का वातावरण है। छाया आप कहीं ना पड़ने दें पानी में। चमक, आपके पास कोई ऐसी चमकदार वस्तु ना हो कि उस पर धूप पड़े तो वो चमक जाए और शत्रु आपको पहचान ले, क्योंकि जंगल में अक्सर चमकदार वस्तुएं नहीं मिलती हैं। आकार आपका निश्चित होना चाहिए, आसपास की वस्तुओं से बिल्कुल जुड़ा हुआ होना चाहिए। फिर इसमें आता है सेक्शन बैटल ड्रिल। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्शन बैटल ड्रिल। सेक्शन बैटल ड्रिल में 4 चरण होते हैं। सेक्शन बैटल ड्रिल का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्शन बैटल ड्रिल के कितने चरण होते हैं, तो वो होती है 4 चरण। मैं उन चरणों के नाम आपको बता रही हूँ। प्रथम चरण होता है शत्रु द्वारा गोलीबारी किए जाने पर कार्यवाही करना, अर्थात शत्रु की तरफ से गोलीबारी की गई है, आप तुरंत कार्यवाही करने के लिए तैयार हो जाइए। सेकंड आता है शत्रु का पता लगाकर उसे बेअसर करना, अर्थात आपको पता लग गया है शत्रु ने मुझ पर वहाँ से फायर किया है, तो आप उस पर फायर कीजिए और उसे बेअसर कीजिए। थर्ड होता है आक्रमण करना, पूरी सेना के साथ उस पर आक्रमण कर दीजिए। फोर्थ होता है सेक्शन का पुनर्गठन करना। अब आपने आक्रमण कर दिया, आपकी जीत हुई, पराजय हुई, विजय हुआ, आपका कुछ भी हुआ हो, पर आपको अपनी टोली को फिर से पुनर्गठित करना होता है। आप इसे संकेत के माध्यम से कर सकते हैं, वो सीटी, हाथ या फिर हथियार कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। आप उसमें आप संकेत दीजिए और अपनी जो टोली है उसे पुनर्गठन कीजिए उसका। फिर आता है इसमें संतरी टॉपिक आता है। एक संतरी को कैसा होना चाहिए, संतरी के क्या कार्य होते हैं। संतरी को एक ऑरेंज जैकेट पहननी चाहिए, हमेशा सतर्क होना चाहिए, हमेशा फुर्तीला और जोशीला होना चाहिए, अपने हथियार को हमेशा ऑन पोजीशन में रखना चाहिए, और अपने इलाके में क्या ऐसी वस्तुएं हैं जो होनी चाहिए और क्या ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए, प्रत्येक कार्य पर उसको पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। फिर एक टॉपिक आता है इसमें घात लगाना, अम्बुश लगाना। देखो फ्रेंड्स, घात किसे कहते हैं? अपने इलाके में या अपने शत्रु के इलाके में घुसकर, ये पता, सैनिकों का एक नियम होता है कि फर्स्ट सैनिक इधर देखेगा, सेकंड उधर देखेगा, थर्ड ये देखेगा, फोर्थ इधर देखेगा, फिफ्थ पीछे देखेगा, कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस किस को देखना है, ये पूरी संरचना के साथ आप लोग चलते हो। तो इसे जो एक लाइन में चला जाता है सिंगल, वो उसे बोला जाता है सिंगल फाइल फॉर्मेशन। सेकंड आता है फाइल फॉर्मेशन। फाइल फॉर्मेशन में आधे लोग, कुछ लोग इधर होंगे, कुछ लोग इधर होंगे और बीच में एक बंदा चल रहा होगा, तो उसे बोलते हैं फाइल फॉर्मेशन। थर्ड आता है डायमंड फॉर्मेशन, जिसमें आपकी डायमंड की तरह आपकी संरचना होती है। आपको ऐसे और ऐसे, मतलब ऐसे और ऐसे करके आप डायमंड की तरह चलते हो, जिससे आप चारों तरफ देखते हुए जाते हो कि कहीं शत्रु हम पर हमला तो नहीं कर रहा, हम सही जा रहे हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना होता है इसके अंदर। फिर आता है एरोहेड। एरोहेड में आपकी संरचना ऐसे होती है, आप इसी संरचना में आगे बढ़ते हो, एरोहेड। फिफ्थ आता है स्पीयर हेड। स्पीयर हेड में आता है आपको ये, और फिर नीचे एरो का साइन, ऐसे करके एरो का साइन, आप इसी संरचना में आगे बढ़ते हो। फिर 6th नंबर पे आता है एक्सटेंड लाइन फॉर्मेशन। एक्सटेंड लाइन फॉर्मेशन अर्थात आप बिल्कुल सीधी लाइन में सामने की तरफ चले जा रहे हो। आपके कुछ सैनिक दाएं बाएं, अर्ध बाएं, जहाँ भी आप उन्हें देखना होता है, जहाँ भी उनकी कार्य होता है, जो भी उनका कार्य होता है, वो इस पोजीशन में रहकर करते हुए चलते हैं और शत्रु पर पूरी तरीके से निगाह रखते हैं। फिर आता है प्लाटून फॉर्मेशन। प्लाटून फॉर्मेशन में हमेशा यही होता है, पूछा जाता है कितने टाइप की होती हैं, तो 3 टाइप की होती है। वन अप फॉर्मेशन, 2 अप फॉर्मेशन, 3 अप फॉर्मेशन, ये होता है आपका प्लाटून फॉर्मेशन। फिर एक टॉपिक आता है कि वस्तुओं की दृश्यता, विजिबिलिटी ऑफ थिंग्स। आप किस प्रकार अपनी खुद को, आपका शत्रु आपको देख सकता है, या फिर आप अपने शत्रु में कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जिनसे उनका पता लगा सकते हो। तो फर्स्ट आती है आकार, आपकी चमक, छाया, हरकत, आपका फासला, विषमता, आप अपने प्राकृतिक आसपास की चीज़ें से अलग तो नहीं हो, आपका फासला, आपके ऐसा तो नहीं आप 10 के 10 लोग एक साथ जा रहे हो, आपके अंदर आपके साथी के साथ ही आपका फासला निश्चित होना चाहिए कि शत्रु क्या कर रहा है और उसकी क्या क्या अब क्रियाएं वो आगे करेगा। तो इसी चीज़ को घात लगाना कहते हैं, अर्थात शत्रु की चुपचाप जाकर शत्रु के इलाके में उसकी जानकारी लेकर वापस आना घात लगाना कहते हैं। इसके 3 उद्देश्य होते हैं, घात के उद्देश्य जिन्हें कहा जाता है। फर्स्ट है गोपनीय जानकारी प्राप्त करना। सेकेंड है शत्रु की संख्या कम करना, अर्थात अगर आपको लगता है कि आप फायर करके उन्हें गिरास कर या फिर मार सकते हो तो आप उन्हें मार सकते हो, शत्रु की संख्या कम कर दो। और शत्रु को अधिक से अधिक परेशान करना, अर्थात उन्हें परेशान कर दो, उन्हें उनकी मंजिल में कामयाब नहीं होने दो। हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। ये घात लगाना, अम्बुश जिसे हम बोला जाता है, ये अंत था, सबसे लास्ट वाला टॉपिक था। तो आई होप आपको पसंद आया होगा और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको मैं पूरी तरीके से अच्छे से समझा पाऊँ।
जय हिंद, धन्यवाद।